आज का जो अपना विषय है बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो अमेरिकी संविधान है और अमेरिकी संविधान की एक प्रमुख विशेषता है संघीय यानी फेडरल सिस्टम, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फेडरल सिस्टम माना जाता है। जैसा कि केसी वियर ने कहा है कि वर्तमान समय में सभी व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था को एक आदर्श रूप में या मॉडल रूप में मानते हैं। तो आज अपन देखते हैं कि अमेरिका के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है। सबसे पहले अपने को ये देखना होगा कि संघात्मक शासन व्यवस्था से क्या अभिप्राय है। तो सामान्यतः संघ राज्य वह राज्य होता है जिसमें अधिकार और शक्तियों का एक भाग स्थानीय क्षेत्र में निहित होता है और दूसरा भाग जो होता है वो केंद्रीय सत्ता में, यानी शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के मध्य में होता है। और जो संविधान होता है जो लिखित होता है, और एक वहाँ पर स्वतंत्र न्यायांग या न्यायपालिका होती है जो विवादित स्थिति में निर्णय करती है। तो अमेरिका के संविधान में ये दोनों तत्व पाए जाते हैं कि वहाँ का संविधान लिखित है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, राज्यों को सत्ता सुपुर्द की गई है। तो वहाँ की संघात्मक व्यवस्था जो है उसको एक आदर्श रूप में स्वीकारा जाता है, एक मॉडल रूप में स्वीकारा जाता है। अब अपन देखते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है उसके अंतर्गत फेडरल सिस्टम से संबंधित कौन कौन सी बातों को स्थान दिया गया है। तो अमेरिकी जो संविधान है उसमें संघ अर्थात फेडरल शब्द का कहीं पर यूज नहीं हुआ है, फिर भी शासन में संघीय व्यवस्था के बहुत सारे लक्षण स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। और उसमें जो पहला लक्षण वो यह है कि वहाँ का संविधान लिखित एवं कठोर संविधान है। लिखित और कठोर संविधान संघीय व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। अमेरिकी संविधान संघात्मक है क्योंकि वह लिखित भी है और कठोर भी है। अमेरिका का संविधान सिर्फ इस अर्थ में कठोर नहीं है कि वहाँ सामान्य कानून के निर्माण के तरीके और संवैधानिक संशोधन की प्रणालियों में अंतर है, अपितु उसकी प्रमुख विशेषता यह भी है कि संविधान में संशोधन के लिए केंद्र और राज्यों की सरकारों की सहमति जरूरी है। इस विशेषता के कारण अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली स्थायी बनी हुई है। संविधान फिलाडेल्फिया सम्मेलन में बना दुनिया का पहला लिखित संविधान है और संशोधन में राज्य इकाइयों का विशेष प्रभाव है। इस कारण से वहाँ संघात्मक व्यवस्था का लक्षण अर्थात लिखित संविधान और कठोर संविधान वहाँ पाया जाता है। दूसरी विशेषता यह है कि अमेरिका के द्वारा जो संविधान है उसमें शक्तियों का विभाजन संघीय व्यवस्था द्वारा निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है और अमेरिका में यह केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। जैसा कि अमेरिकन संविधान के अनुच्छेद 1 की 8वीं और 10वीं उपधाराएं कहती है कि केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है और इस विभाजन में अमेरिकी संविधान में गणना और अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारें इन दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष की शक्तियों की गणना करके उसे निश्चित कर दिया जाता है और अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो राज्यों को दे दी गई है। जबकि प्राय राज्यों को अवशिष्ट शक्तियाँ जो दूसरे संघात्मक देश हैं उसमें अवशिष्ट जो शक्तियाँ होती है वो प्राय संघ के पास रहती है, लेकिन अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ हैं जो राज्यों के पास में है। वहीं अमेरिकी संविधान में शक्ति विभाजन की एक अन्य विशेषता यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों के लिए निषिद्ध शक्तियों का उल्लेख भी किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि राज्यों के क्षेत्र में केंद्र कहाँ हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि अमेरिका में लोक संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है और राज्य की जो अंतिम शक्ति है वो जनता के हाथ में है। नेक्स्ट जो अमेरिकी संविधान की संघात्मक व्यवस्था है वो उसमें संविधान की सर्वोच्चता। संघीय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता, एक प्रमुख लक्षण यह भी है कि संविधान सर्वोच्च होता है। अमेरिका का संविधान फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित एक प्रलेख है और उसमें किए गए संशोधनों सहित
संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है और जिसमें राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय और संघ की इकाइयाँ सब उसके अधीन है। अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 6 कहता है कि संविधान और उसके द्वारा बनाए गए कानून संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार के अधीन की गई अथवा भविष्य में की जाने वाली सभी संधियां देश की सर्वोच्च कानून होगी और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उसके लिए बाध्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून की कोई बात जो इस संविधान के विरुद्ध होगी अवैध समझी जाएगी, चाहे केंद्र की हो और चाहे राज्यों की हो। नेक्स्ट विशेषता अमेरिकी संविधान की यह है कि वहाँ न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। सभी संघात्मक राज्यों में जो एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है जिसका कार्य संविधान की व्यवस्था और उसका अनुरक्षण करना होता है। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार और सरकारों के किसी अंग द्वारा संविधान के प्रतिकूल किए गए कार्यों को अवैधानिक घोषित कर सकता है। अमेरिका में भी न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है और सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों को, राष्ट्रपति की आज्ञाओं को, राज्य सरकार के कानूनों को और कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। इसके साथ अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी है जिसके द्वारा इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है और संविधान का उल्लंघन होने पर उस उल्लंघन को रोकने का दायित्व भी अमेरिकी सर्वोच्च न्यायपालिका अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का है। फिर नेक्स्ट विशेषता अमेरिकन संविधान की यह है कि वहां पर नागरिकों को दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता इस अर्थ में कि एक केंद्र की नागरिकता और दूसरी है राज्यों की नागरिकता। सामान्यतः संघीय व्यवस्था में जो होता है वो एकरी नागरिकता ही प्राप्त होती है जैसे भारत में है, लेकिन अमेरिका के अंदर जो नागरिक है उनको दोहरी नागरिकता प्राप्त है। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और दूसरा जिस राज्य का नागरिक है उसमें निवास करता है उसकी नागरिकता। जैसे न्यू जर्सी राज्य का कोई निवासी है तो उसे एक नागरिकता अमेरिकन की होगी और दूसरी न्यू जर्सी की नागरिकता प्राप्त होगी, यानी दोहरी नागरिकता वहाँ के नागरिकों को प्राप्त है। फिर नेक्स्ट जो संघीय व्यवस्था की विशेषता है अमेरिका में वो यह है कि वहाँ की संघीय व्यवस्थापिका का जो दूसरा सदन है जिसको सीनेट कहते हैं उसमें सभी इकाइयाँ जो अमेरिकन 50 राज्य हैं सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व है। उन पर छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं है। प्रत्येक राज्य से 2 सीनेटर वहाँ से नियुक्त होकर आते हैं तो उस राज्यों को सीनेट के अंदर बराबरी का दर्जा है, समान दर्जा दिया गया है। कोई छोटा बड़ा राज्य नहीं है और दूसरा कोई आधार भी नहीं है। प्रत्येक राज्य से 2 सीनेटर चुन के आते हैं और जो वहाँ का जो प्रथम सदन है जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं उसमें जो सदस्यों का जो चुनाव होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है, लेकिन दूसरे सदन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सभी राज्यों से 2 प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। वहीं अमेरिका में जो राज्यों की प्रादेशिक अखंडता है उसका प्राय उल्लंघन नहीं किया जाता। ये संघात्मक व्यवस्था की एक अनूठी विशेषता है। इस संघीय व्यवस्था में प्रावधान रहता है कि सरकार की इकाइयों को क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में भी इस बात को अपनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 4 जो है उसकी उपधारा 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कांग्रेस नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकेगी परंतु कोई नया राज्य दूसरे राज्य के क्षेत्राधिकार में स्थापित नहीं किया जाएगा और न ही 2 से अधिक राज्यों या उनके भागों को मिलाकर इन विधानमंडलों और कांग्रेस की सहमति के बिना किसी भी राज्य का निर्माण नहीं किया जाएगा। किसी राज्य को न तो कांग्रेस की सहमति के बगैर भंग किया जा सकेगा, न 2 राज्यों को मिलान किया जा सकेगा और न ही राज्यों को संघ में प्रवेश के लिए कांग्रेस के बगैर कोई व्यवस्था की जाएगी। तो राज्यों की प्रादेशिक अखंडता का अनुपालन किया जाएगा। वहीं नेक्स्ट अमेरिकन संविधान की विशेषता यह भी है कि वहाँ का जो संघ है उसको अविनाशी संघ कहा जाता है। अमेरिकी संघ एकक अपने से पृथक नहीं हो सकते। जो राज्य उसमें शामिल है वो अपनी स्वेच्छा से पृथक नहीं हो सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने सन 1869 में टेक्सास बनाम व्हाइट के मुकदमे में स्पष्ट कर दिया था कि अमेरिकी जो संघ है वो एक अविनाशी संघ है और अविनाशी राज्यों से मिलकर बना है। उनको चाहे जैसे तोड़ा मरोड़ा भंग नष्ट नहीं किया जा सकता। इसके साथ नेक्स्ट जो विशेषता
अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था की है, इसके जो एकक अर्थात जो इकाइयाँ हैं अर्थात जो अमेरिकन राज्य है, अमेरिकन जो झंडा है उसमें आप स्टार देखेंगे तो वो उसके राज्यों का जो प्रतीक है, उन एककों को अपना पृथक संविधान बनाए रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस शर्त के साथ कि संविधान संघीय संविधान के विपरीत नहीं होगा। ये गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाएं, जैसा कि संघ का संविधान है उसी के अनुरूप राज्यों का संविधान होगा। पृथक संविधान रख सकेंगे लेकिन वो केंद्र के अनुरूप होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, अमेरिकन संघात्मक व्यवस्था, उसका जो लक्षण है, जो विशेषता है वो यह है कि वहाँ के जो स्टेट्स में गवर्नर होते हैं, राज्यों में जो गवर्नर्स होते हैं, उनका जो निर्वाचन है वो राज्य की कार्यपालिका के अध्यक्ष के रूप में वो कार्य करेंगे और प्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनता के द्वारा चुने होंगे। यानी राज्यों के जो गवर्नर्स हैं उनका चुनाव संबंधित राज्य की जनता प्रत्यक्ष रूप से करेगी और वह अपने गवर्नर जो होंगे वो इस प्रकार से नियुक्त होंगे। वहीं नेक्स्ट जो विशेषता वो यह है कि अमेरिकन संविधान में अगर कोई संशोधन किया जाता है, संवैधानिक संशोधन होता है, तो उसमें राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है और संशोधन की पुष्टि का कार्य इन इकाइयों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार इकाइयों को संशोधन प्रस्तावित करने के संबंध में भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त है। और अंतिम रूप से अगर हम संघात्मक शासन व्यवस्था की बात कहें तो संविधान संशोधन में जो राज्य है वो संशोधन हेतु राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। राज्यों की सहमति के बिना कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अमेरिकी संघीय व्यवस्था का एक उत्कृष्ट नमूना है, एक बेजोड़ नमूना है जिसको विश्व के अधिकांश देशों ने अपनाया है, एक आदर्श के रूप में अपनाया है। लॉर्ड लैंडन के मत में अमेरिकी संघीय व्यवस्था एक आदर्श संघीय व्यवस्था है और वो संघात्मक शासन व्यवस्था की सभी विशेषताओं को, सभी लक्षणों को प्रतिपूर्त करती है। लेकिन वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो सारी व्यवस्थाएं जो है उसके अंदर संघीय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। और संघीय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति किस लिए बढ़ रही है? क्योंकि समय के साथ गत्यात्मकता का जो परिवर्तन हुआ है उसके अंदर केंद्र का मजबूत होना जरूरी है, संघ का मजबूत होना जरूरी है। और विशेषकर जो संघीय केंद्रीकरण बढ़ा है उसका कारण सामरिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है और उसके साथ सुरक्षात्मक पहलू जो है, जिन्होंने भी संघीय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। संक्षेप में यदि बात की जाए कि अमेरिका में एकात्मक प्रवृत्ति क्यों बढ़ी, तो इसका कारण युद्ध और गृह युद्ध की स्थिति रही है। अमेरिका में परस्पर दो विरोधी विचारधाराएं देखी जा सकती है। वहाँ की जो विचारधारा है वो पूंजीवादी है, दूसरी साम्यवादी है। कहीं साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव अमेरिका में नहीं हो जाए इसलिए केंद्र उसको प्रभावी होता है। वही राष्ट्रीय जो आंतरिक संकट है उसके कारण मजबूत होना चाहता है। आर्थिक मंदी की समस्या हो सकती है, सामाजिक परिवर्तन तेजी से हुए हैं, सहायता और अनुदान के लिए जो होता है उसके कारण भी केंद्र मजबूत चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो विवादों का निपटारा होता है वो प्राय केंद्र के पक्ष में होता है। नियत शक्तियों के सिद्धांत के कारण, सामान्य जन कल्याण की धारणा के कारण, वाणिज्य के प्रभाव के कारण, टेक्नोलॉजी की राजनीति के कारण, लोक कल्याण के कारण, स्थानीय स्तर पर राष्ट्रीय सरकार के प्रभाव के कारण, केंद्र के प्रति जनता का परिवर्तित होते दृष्टिकोण के कारण और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियाँ होती हैं इन सब के कारण जो केंद्र है उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। चाहे वो एकात्मक व्यवस्था हो तो भी केंद्र मजबूत होने लगा है, चाहे संघात्मक व्यवस्था हो तो भी केंद्र मजबूत होने लगा है। बहुत कुछ निर्भर इस बात पर करता है कि परिस्थितियाँ क्या है। परिस्थिति ही विकेंद्रीकरण को और बढ़ाती है और परिस्थिति ही वही होती है जो केंद्रीकरण की ओर बढ़ाती है।